Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear listeners, this is the second lecture on adrenalinum, a secretion which has been prepared from the glands. All these things have been explained in the earlier lesson: how charcoal is made, where from has it been made, and certain things belonging to this adrenalinum has been explained in the earlier lecture. So in this second lecture, we will describe certain medical terminology and pathology and anatomy of certain things which are related to adrenalinum. So without any wastage of time, we would move towards our second lecture, and this would be the second and last lecture on adrenalinum. I want to convey to my audience one thing, that all these things have been explained in Borax Materia Medica. So nothing is outside this Materia Medica. Ethmoid. What is ethmoid? Lightweight, spongy cranial bone. ये आपकी cranial खोपड़ी में एक हल्के वजन की हड्डी है जो स्पंज से मुशाबत रखती है। कहाँ पे वाक़या है? एट द बे रूट ऑफ नोज, आपके नाक की जो रूट है, जड़ है, उसमें है। एंड बिटवीन आई सॉकेट्स, और ये आपके आई सॉकेट्स जो है इनके दरमियान है, यानी नाक की ऊपर की तरफ और आई सॉकेट्स के दरमियान में है ये बोन। इसका काम क्या है? सेपरेटिंग नेजल कैविटी फ्रॉम ब्रेन। ये इंसान के दिमाग से आपकी नेजल कैविटी जो है ना, नाक के जो सुराख हैं, उनको अलग करती है। ये एक वर्ड से दर हकीकत लिया गया है, इसका नाम है एस्मोस। एस्मोस का मतलब होता है सीप। व्हाट डू यू मीन बाय सीप? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छाननी से छानना, जिस तरह औरतें आटा जो है उसको छानती हैं ताकि इसमें से भूसा अलग किया जा सके। सो दिस इज कॉल्ड सीप। तो चूँकि ये भी नेजल कैविटी को ब्रेन से अलग करता है, तो लिहाजा इसको सीप से तशबीह दी गई है। नंबर 2, स्टेनॉइड साइनोसिस। ये बाज़ औक़ात इंसान का ये स्टेनॉइड जो है, इसके बारे में नेक्स्ट हम बयान करते हैं कि ये भी एक बोन ही है। बाज़ औक़ात इंसान के नाक के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, उसको साइनोसिस कहते हैं। स्टेनॉइड का क्या है? बटरफ्लाई शेप्ड बोन। ये एक बटरफ्लाई की शक्ल की एक हड्डी है, एट द बेस ऑफ स्कल, आपकी स्कल की बेस पे है, जस्ट बिहाइंड द आईज, आपकी आंखों के बिल्कुल पीछे, एंड द नोज। नेक्स्ट, हाइपोड्रोमिकली। हाइपोड्रोमिकली का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है फ्लूइड थ्रू इंजेक्शन अंडर स्किन। आपकी स्किन के अंदर इंजेक्शन के जरिए कोई फ्लूइड दाखिल किया जाए तो उसको कहते हैं हाइपोड्रोमिकली। न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स। अगर कोई नर्व असाब के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उसको हम न्यूराइटिस कहते हैं, क्योंकि ये नर्व को रिप्रेजेंट करता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? इसका मतलब है कि आपके प्लेटलेट्स की तादाद इंतहाई लो हो जाए, लो काउंट ऑफ प्लेटलेट्स। रिस्क इसमें क्या होता है? इसमें रिस्क ये होता है कि ब्लड के क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं करता और इंसान को कुछ भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, हार्ट अटैक्स भी हो सकता है, कोई मसल डैमेज भी हो सकता है। न्यूरल्जिया का मतलब होता है पेन। एज़मा, इसको अक्सर लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, दिस इज नॉट एस्थमा, दिस इज एज़मा। ये दमे को कहते हैं। क्रॉनिकली इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज, ये लंग डिजीज है। एयरवे स्वेल, इसमें जो हवा की नालियाँ सूज जाती हैं। मो म्यूकस, जिसकी वजह से बलगम ज़्यादा आती है। एडिसन्स डिजीज़, ये एक बीमारी है, इसका नाम है एडिसन्स डिजीज़। ये पैदा क्यों होती है? क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड जो हैं वो स्टेरॉइड प्रोवाइड नहीं करते एनफ। एड्रीनल ग्लैंड्स डोंट प्रोवाइड इनफ स्टेरॉइड हार्मोन। ये स्टेरॉइड हार्मोन कहाँ पैदा होते हैं? ये कॉर्टेक्स में पैदा होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया। नेक्स्ट, ये एडिसन डिजीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि एडिसन डिजीज़ असल में है क्या। ये तो आपको पहले बता दिया कि एड्रीनल ग्लैंड जो हैं वो उसका जो कॉर्टेक्स पोर्शन है वो सही तरह से स्टेरॉइड प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से ये डिजीज़ पैदा हो जाती है। इसकी अलामत क्या है? एड्रीनल ग्लैंड
नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट स्टेरॉइड हार्मोन। ये जब ये स्टेरॉइड हार्मोन्स जितनी बॉडी को ज़रूरत है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये एडिसन्स डिजीज़ पैदा हो जाएगी। एड्रीनल क्राइसिस होगा क्या फिर इसके बाद? फीवर, बुखार हो सकता है, सिंकोप हो सकता है, कन्वल्शन झटके लगना, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि शुगर जो है वो उसका नीचे आ जाना। हाइपो का मतलब नीचे आ जाना, हाइपर का मतलब ऊपर चले जाना। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है कि खून के इंसान की ह्यूमन बॉडी के अंदर नमक की, सोडियम की मकदार का कम हो जाना। सीवियर वॉमिटिंग, इससे वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। स्किन की अलामत क्या है? हाइपर पिगमेंटेशन, आपकी जल्द के ऊपर मोटे मोटे दाने बन सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर, वीकनेस, वेट लॉस, ब्लड प्रेशर नीचे गिर सकता है, कमजोरी हो सकती है और आपका वेट लॉस हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, अब ये अंतरियों के मतलब मसाइल पैदा हो सकते हैं। नोजिया है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द भी हो सकता है। स्किन में क्या हो सकता है? विटिलाइगो, आपको विटिलाइगो भी हो सकता है, ये जिसको बर्स वगैरह बोलते हैं। नेक्स्ट, पिछले स्लाइड में हमने कुछ बोन्स का जिक्र किया था, उनको यहाँ एक्सप्लेन किया है। हाइपो का मतलब होता है लो, हाइपर का मतलब होता है हाई, ज़्यादा। तो हाइपो प्लस नेट्रीमिया, ये इसका मतलब है सोडियम की मकदार का कम हो जाना। ये बोन जो पिछली स्लाइड में बयान की गई थी वो है, ये फ्रंटल बोन है, ये सेफनाइड है, ये देखें, ये बिल्कुल आपके यहाँ पे बेस पे है। एथमाइड है, ये देखें नाक की रूट में है। इसको ये जो है पेराइटल है, ये टेम्परल है, ये कानों के साथ जो है। ऑक्सीपोटल जो है ये बिल्कुल पीछे इंसान की स्कल के पीछे होती है। What are the symptoms of हाइपोनेट्रीमिया? हाइपोनेट्रीमिया जो है, अगर सोडियम की मकदार ह्यूमन बॉडी में कम हो जाए तो इसके सिम्टम्स क्या है? मसल क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएगी, लेथार्जी, इंसान का दिल करेगा कि मैं एक जगह पड़ा रहूं, कुछ ना कहूं। नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, दिल मतला सकता है, हेडेक हो सकता है। कन्फ्यूजन और अदर मेंटल चेंजेस, इंसानी दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है या कुछ भी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। सीजर्स हो सकता है, यानी जिस्म का आकड़ जाना, जिस तरह टेटनस में होता है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड को स्टॉप करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इज़ अ हेरिडिटरी डिजीज़, ये एक विरासती बीमारी है। दैट लीड्स टू अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। In the two most well-known forms of hemophilia, A and B, the blood lacks one of the proteins required for blood coagulation. Coagulation का मतलब होता है जम जाना। इसमें वो प्रोटीन जो इस ब्लड को क्लॉट करता है वो पूरी मकदार में नहीं आता, जिससे हीमोफीलिया हो जाता है। तो एड्रेनालिनम जो है, दिस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हीमोफीलिया। क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया, ये खुद ब खुद ऐसे जिस्म के ऊपर दाग से बन जाते हैं, इसके लिए भी एड्रेनालिनम यूज़ होती है। नेक्स्ट, ये ह्यूमन हार्ट के मतलब है, नॉर्मल आर्टरी है, यानी जिसमें से देखें ब्लड आसानी से जा रहा है। उसके बाद नॉर्मल ब्लड फ्लो है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, ये देखें ये प्लैग जमा हुआ है, यहाँ एबनॉर्मल है। ये सारी चीज़ें पहले जो हैं वो बयान कर चुके हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इसको कहते हैं, जब ये प्लैग दिल की दीवारों में जम जाए। हार्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसको हार्ट अटैक भी कहते हैं, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन मेडिकल की टर्म में तो इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, और आम तौर पे लोग इसको हार्ट अटैक कहते हैं। लेसन फ्रॉम बोर्ग सिम्टम्स, अब हम आते हैं भी सिम्टम्स की तरफ इस मेडिसिन के। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मेडिसिन। एड्रेनालिन इज ए सारकोड, ये एक सारकोड है, सारकोड में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेल्दी टिश्यू सेक्रेशन, यानी सारकोड क्या है? ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो किसी सेहतमंद टिश्यू या सेक्रीशन से तैयार किया जाए, थूक वगैरह या बलगम वगैरह से। नोसोड्स क्या है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिजीज्ड टिश्यूज, ये
बीमार ज़्यादा टिश्यू से तैयार होते हैं। पैथोलॉजिकल बायोलॉजिकल मटेरियल, ये बायोलॉजिकल मटेरियल से भी तैयार हो सकते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है। नेक्स्ट, हार्मलेस इफ नॉट रिपीटेड फ्रीक्वेंटली, वो कहता है एड्रेनालिन बिल्कुल हार्मलेस है, तावक्त के इसको ज़रूरत से ज़्यादा ना दिया जाए। फॉर एथीरोमा, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? एथीरोमा के लिए, यानी ब्लड की नालियों के अंदर क्लॉट जम जाए। हार्ट इन्फेक्शन, हार्ट अटैक के लिए। आर्टरीयोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज का तंग हो जाना और उनके अंदर प्लेक का जम जाना। एंजाइना पेक्टोरस, एंजाइना के लिए इसमें छाती में घुटन महसूस होती है और दर्द होती है। अफेक्ट्स स्प्लेंचनिक एरिया, ये स्प्लेंचनिक एरिया को अफेक्ट करता है। ये स्प्लेंचनिक एरिया जो है एब्डोमिनल कैविटी है, ये पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो इसके लिए एड्रेनालिन इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये फाइट और फ्लाइट मूड जो है उसके ऊपर इसका ख़ास असर है। स्लोइंग ऑफ पल्स, अगर किसी की पल्स बहुत नीचे चली जाए। स्ट्रेंथनिंग हार्ट बीट, तो ये उसकी हार्ट बीट जो है उसको ताकत देता है। इंक्रीज्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब है दिल के सिकुड़ने की सलाहियत, दिल के सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत को भी कंट्रोल करता है। और रिजेंबलिंग डिजिटेलस, इस हवाले से ये डिजिटेलस से मुशाबत रखता है, क्योंकि डिजिटेलस में भी पल्स बड़ी स्लो होती है। इंक्रीज ग्लैंडुलर एक्टिविटी, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाए तो उसको हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, यानी उससे फिर उसको पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। ग्लाइकोसूरिया मीन एक्सेसिव एंड फ्रीक्वेंट स्वेटिंग। दिस इज द लास्ट स्लाइड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, अगर आपके मसल्स के टिश्यू सिकुड़ जाएं, जैसे आँख है, यूट्रस है या विजाना है, तो इसके लिए एड्रेनालिन इस्तेमाल होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन एक्शन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्शन इसका ये है एड्रेनल ग्लैंड्स का, कि ये आपकी नालियाँ जो हैं खून की बारीक बारीक कैपिलरीज नालियाँ जो हैं, आर्टरीज जो हैं, उनको अगर फैल जाएं या पंक्चर हो जाएं तो उनको ये स्केल देती है। अ सब्सटेंस दैट कॉन्स्ट्रिक्ट्स टिश्यूज, ये नालियों के अंदर टिश्यूज जो हैं उनको स्केल देती है। चीफ थेरेप्यूटिक यूज, इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल कहाँ है? एक्सीलेंट इन हेमोरेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के किसी हिस्सा से भी खून बहे, हेमोरेज खून का बहना, तो ये एड्रेनालिन एक्सीलेंट है, चाहे नोज से बहे, ईयर से बहे, माउथ से बहे, रेक्टम है, यूट्रस है, ब्लैडर है, किसी जगह पे भी खून निकले तो एड्रेनालिन इज द एक्सीलेंट रेमेडी। एक्सीलेंट होमोस्टैटिक, ये खून को बंद कर देती है। यूज एक्सटर्नली वेयर पॉसिबल, कहता है कि ये खारजी तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां मुमकिन हो सके। कंप्लीट ब्लडलेसनेस, इस्कीमिया, इस्कीमिया का मतलब होता है कि ब्लड पूरी तरह फ्लो नहीं करता, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वहाँ की जगह नीली सी हो जाती, दैट इज कॉल्ड इस्कीमिया। ब्लडलेस ऑपरेशन, बाद का डॉक्टर कोई ऑपरेशन करना चाहे और वो चाहे कि ऑपरेशन किया जाए तो वहाँ से खून कम बहे, तो एड्रेनालिन खारजी तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। नोज़ का ऑपरेशन है, आइस का है, थ्रोट का है, लिरिंग्स का है। यूज स्प्रे, इसकी स्प्रे कर सकता है या कॉटन पे लगा के भी लगा सकता है। इसकी रेशो क्या होनी चाहिए? 1:100 होनी चाहिए, 1:10,000 होनी चाहिए। स्प्रे ऑफ एड्रेनालिन, इसमें बोरक ने हमें एड्रेनालिन का स्प्रे भी बनाने का तरीका बताया। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? कंजस्शन ऑफ एथमाइड, एथमाइड बोन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये नाक की रूट में होती है। अगर इसमें कंजस्शन हो जाए, यानी हर चीज़ जम जाए वहाँ, या स्टेनॉइड साइनस हो जाए किसी को, तो इसको खारजी तौर पे यूज़ कर सकते हैं, यानी नाक के अंदर इसको स्प्रे करें आप। इसकी रेशो हो जाए 1:5,000। हैपरसल 1x जो है, अगर आप चाहते हैं कि इस कंजस्शन को रिलीज कर दिया जाए, यानी फ्लो करना शुरू कर दे, तो आप हैपरसल्फ 1x को यूज़ कर सकते हैं एज अ स्प्रे। स्टार्टअप सक्रीशन, इससे सक्रीशन चल पड़ेगी। एनहेसन ड्रेनेज, और जल्दी जल्दी जमी हुई चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। एड्रेनालिन ऑइंटमेंट भी वो कहता है यूज़ कर सकते हैं न्यूरल्जिया के लिए, यानी पेन ऑफ नर्व्स के लिए, न्यूरल्जिया पेन, न्यूराइटिस पेन ऑफ नर्व्स के लिए, गाउट, रोमेटिज्म, इसके लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं।
This is the last slide. Therapeutically, adrenaline suggested for ये किन किन चीज़ों के लिए यूज होती है? एक्यूट कंजेस्शन ऑफ लंग्स, अगर लंग्स में हर चीज़ जम जाए, एजमा, दमा के लिए एडिसन डिजीज, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, नालियों के अंदर अगर प्लेग जम जाए, एंजाइना पेक्टोरस, एंजाइना के लिए, हेमोफीलिया, अगर खून बंद ना होता हो, खून के अंदर बंद होने की सलाहियत ख़त्म हो जाए, आर्टिकेरियास, ये धब्बे होते हैं सुर्ख रंग के, थोरेसिक कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर छाती में सकड़ाव आ जाए, शॉक और हार्ट फेलियर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, बाज़ औक़ात पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं बेहोश करने वाली दवा, तो उसके दौरान मरीज़ को होश नहीं आता या उसका हार्ट पूरी तरह पंप नहीं होता, तो इन हालात में भी इसको यूज़ किया जा सकता है एड्रेनालिन ग्लैंड को, और पेशेंट जो है ही विल कम टू हिज सेंसेस वंस अगेन। कॉशन, इसमें एहतियात क्या बताता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर एयर, इस दवा को आपने पानी और हवा से महफूज रखना है। मस्ट नॉट बी यूज टू फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना करें। डोज इसकी 2x to 6x है। थैंक यू वेरी मच जी। आई होप दिस लेक्चर वुड हैव गिवन यू सर्टेन इंफॉर्मेशन। इफ यू लाइक दिस लेक्चर and it has given you something, kindly mention in the comment and kindly subscribe my channel. Thank you very much.